देश भर में सरकारी नौकरी देने के नाम पर कई तरीके के गैंग सक्रिय हैं। अब एक नया मामला सामने आया है अलीराजपुर जिले के जोबट में, जहां पर बीते 38 अगस्त को एक एफआईआर हुई है, जिसमें ये आरोप लगाया गया है कि कई लोगों को रेलवे में नौकरी दिलवाने के नाम पर और कुछ को आबकारी विभाग में नौकरी दिलवाने के नाम पर करीब 40 लाख रुपए की ठगी की गई है। शिकायतकर्ताओं ने जब लगातार एसपी और थाने पर शिकायत की, उसके बाद करीब 1 साल बाद जाकर मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर में आरोपी कुछ नामजद नंबरों को बनाया गया है, अकाउंट नंबरों को बनाया गया है, जिसको लेकर भी कई आरोप सामने आ रहे हैं। दस्तावेजों को खंगाल रही ये जोबट की रहने वाली निशा है। ये स्टाफ नर्स थी और रिटायरमेंट के बाद जब इनको पैसा मिला तो ये एक ठगी का शिकार हो गई। इनका आरोप है कि कोई विनीता नाम की महिला इनके पास आई और उसने कहा कि उसके कांटेक्ट हैं, उनकी जो बहू है आरती पारगी, उसको वो एएनएम रेलवे में बनवा देंगी। चूँकि वो समाज की भी थी और परिचित थी, कुछ शुरुआती बातों के बाद वो उनका आरोप है कि वो झांसे में आ गई और 3 अलग अलग खातों में उन्होंने 7.5 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दिए। बाकायदा इंडियन रेलवे के नाम से मेल भी आया, एक नियुक्ति पत्र भी आया, कथित रूप से ट्रेनिंग भी दी गई, कथित रूप से फ़ोन पे या गूगल पे के जरिए सैलरी भी देने का दावा किया गया। लेकिन बाद में पता चला कि वो ठगे जा चुके हैं। वो नौकरी नहीं बल्कि ठगों के एक चंगुल में फंस गए थे। सर, एक विनीता डावर करके एक सिस्टर है सर, एएनएम की पोस्ट पे है। वो हमारे यहाँ यानी रोज़ दिन मेरी बहन के यहाँ नीचे सवेरे से लेके शाम तक दिन में 5-6 बार आती थी। सर, आपको रेलवे की नौकरी चाहिए तो आप इतने इतने पैसे दे दो तो आपकी रेलवे की नौकरी लग जाएगी। अगर नौकरी नहीं लगेगी तो 8 दिन में आपके पास पैसा वापस रिटर्न हो जाएगा। जो कलकत्ता का व्यक्ति है उसका सारा मेरे पास है। बोले कि मेरे पास आधार कार्ड भी है, चेक भी है, उसके बैंक की खाते की पासबुक की नकल भी है। मैं यानी कि मैं पूरा जवाबदारी लेती हूँ। अगर नौकरी नहीं लगेगी तो 8 दिन में पैसा आपका रिटर्न कर दूँगी करके। तो हमने उसके सर उसकी बातों में आके मैंने मेरी बहू सरिता के लिए तो उसको 7.5 लाख देने का फिर मैंने हाँ बोल दिया सर। फिर उन्होंने हमको फिर खाते नंबर दिए सर। बोले पहले इसमें आप पैसा डालिए तब फिर वहाँ से आपके लिए आर्डर आएगा करके। तो अलग अलग उसने हर बार जैसे 3 से 4 बार पैसे डाले तो हर बार अलग खाते का नंबर दिया और अलग अलग बैंक भी उसी ने बताई। एक बार अलीराजपुर भेजा, दो बार यहाँ, एक बार इंडियन बैंक में और एक बार एसआईसी बैंक में भेजा सर। तो वहाँ हमने डाले पैसे, उसको पूरे टोटल 7.5 लाख रुपए किस्तों में सर। उसके बाद सर बहुत काफ़ी दिन हो गए तो उसको बोला तो बोले नहीं, आपके नाम से मेल आएगा तो फिर आपको जाना है यानी वहाँ भोपाल। फिर मेल आया सर, तो उसमें हम फिर भोपाल गए तो वहाँ बोले कि आपको रेलवे हॉस्पिटल निषादपुरा में आपको ज्वाइनिंग लेना है बोले। तो वहाँ हम गए तो वहाँ से फिर किसी का इसने नंबर दिया था, उसका फ़ोन आया सर। फ़ोन आया, बोले कि अभी तो नहीं, कल मेल आएगा। तो ऐसे हम 3 दिन तक लाज में रहे सर। उसके बाद तीसरे दिन मेल आया तो फिर हम वहाँ रेलवे हॉस्पिटल में गए। वहीं बाहर कोई एक मैडम आई लेडी और उसने सैंपल लिया और फिर हमको भेज दिया सर वापस घर। फिर हम वापस जोबट चले आए। फिर जोबट आए तो फिर से एक लेटर आया कि तुमको 2 महीने की ट्रेनिंग के लिए भोपाल जाना है सरिता के नाम से। तो फिर वो 2 महीने के लिए वहाँ ट्रेनिंग करके हॉस्टल में रह के रेलवे का सीखना है करके वहाँ गई और हॉस्टल में रही। और रानी कमलावती रेलवे स्टेशन पे सर, जहाँ अतिथि बैठते ना, वहाँ
एक मैडम आती थी और कुछ 1 घंटा कुछ सीख लिखने का देती और फिर चले जाती। ऐसे करके 2 महीने निकाले। 2 महीने के बाद फिर वो घर चली आई। फिर पोस्टिंग होएगी करके बोला सर। पोस्टिंग तो नहीं हुई सर। फिर बाद में बहुत काफ़ी वो करा तो फिर वापस से बोले कि तुम्हारी पोस्टिंग आर्डर आ गया है, आप आज चले आओ यहाँ। हमने सोचा कि मिल गई पोस्टिंग ऑर्डर, तो पूरा सामान वामान सब लेके, बच्चों का भी यहाँ से 2 बच्चे हैं उनके, दोनों के यहाँ से सर्टी निकाल के वहाँ भोपाल में शिफ्ट कर दिया सर उनको। फिर वहाँ 2 महीने तक तो वो लोग जो भी नए नए कैंडिडेट आते उनका सैंपल लेने के लिए कभी बगीचे में, तो कभी पोस्ट ऑफिस के सामने, तो कभी प्राइवेट हॉस्पिटल के बाकड़े पे कि ऐसा सैंपल लेवाते। तो फिर उसने मुझे फ़ोन करके बोला, मम्मी जी ये तो ऐसी ड्यूटी करा रहे मुझे। तो मुझे शक हुआ सर कि ये तो ऐसा थोड़ी होता, रेलवे में तो रेलवे में ही ड्यूटी करना पड़ता। तो मैंने उनसे बात करी सर कि बोले ये तो तुम ऐसा करा रहे, तुम तो फर्जीवाड़ा, मेरे को तो नौकरी नहीं करवाना, तुम मेरा पैसा वापस दे दो और मुझे नहीं कराना, यूँ बोला। तो बस वहाँ से फिर बात बिगड़ गई। उन्होंने अपने सारे फ़ोन नंबर भी बंद कर दिए, सब कर दिए। तो विनीता डावर को पकड़ा तो ये बोलती है कि तुम उन्हीं से फ़ोन करो, यूँ करके चलाई। मैं तुमको 8 दिन में पैसा आपका रिटर्न करा दूँगी। फिर कभी बोलती मैं आपको 1 महीने में रिटर्न करा दूँगी, कभी बोलती कि 2 महीने में आपका काम हो जाएगा। ऐसा करके साल भर निकाल दिया। तो निशा इकलौती नहीं है, बल्कि करीब 7 लोग ऐसे हैं बताया जाता है जो इस तरीके की ठगी का शिकार हुए हैं। और जो ऑडियो सामने आ रहे हैं उससे साफ जाहिर होता कि ये बिहार का कोई गैंग है जो कि कलकत्ता में अपने बैंक खातों के माध्यम से ऑपरेट कर रहा था। भोपाल में नौकरी और ट्रेनिंग दिलाने का वादा किया गया। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के जो लग्जरी वेटिंग रूम है वहाँ पर मेडिकल के नौटंकी की गई, तमाम तरीके की बातें की गई। ज़्यादातर लोगों को स्टाफ नर्स रेलवे में बनाने का झांसा दिया गया, लेकिन इस युवक से मिलिए, निमरोध बामनिया भुरिया नाम है। इसे कहा गया कि मध्य प्रदेश के आबकारी महकमे में इसे कांस्टेबल बनाया जाएगा। इसे 2 महीने के लिए भोपाल बुलवाया गया। अकेले इसको ट्रेनिंग दी गई, सिंगल ट्रेनिंग दी गई फिजिकल की। बाद में जब इसे एहसास हुआ कि वो ठगा जा चुका है, लेकिन तब तक 9 लाख रुपए वो गंवा चुका था। सुनिए। मैं आमकुट मेले में गया था। वहाँ पे विनीता डावर नाम की महिला है जो मेरे फ्रेंड की दोस्त मम्मी है, वो मिली थी। उन्होंने मेरे को बताया, मैं 12वीं पास हूँ, उनको बताया तो उन्होंने बोला कि मेरे आबकारी विभाग में करवा सकती हूँ करके, और पैसे लगेंगे करके। मैंने घर पे तो किसी को नहीं बताया। मेरी वाइफ के जेवर बेच दिए मैंने, और मम्मी से ज़बरदस्ती लोन निकलवाया। मैंने बोला कि मैं अच्छा काम के लिए लोन निकलवा रहा हूँ, जब हो जाएगा काम तब बताऊँगा करके मम्मी से लोन निकलवाया। मेरे ससुर से पैसे उधार लिए। ऐसे करके 7.5 लाख रुपए इसको भरे मैंने, और 1.5 लाख रुपए घर आके कैश ले गई मेरे से। और फिर उसके बाद मेरे पास मेल आया तो भोपाल ट्रेनिंग के लिए बुलाया मेरे को। तो वहाँ 3 महीने ट्रेनिंग करी मैंने, 3 महीने रहा मैं। उसके बाद जॉब आ गया। फिर उसके बाद वापस जॉब के लिए आया लेटर। तो वहाँ इंदौर मेघदूत गार्डन में मेरे को जॉब के लिए बुलाया। वहाँ पे जाता था मैं जॉब के लिए, 1-2 घंटे के लिए बुलाते थे, कंप्यूटर पे बिठाते थे, कुछ काम कुछ भी नहीं करवाते, टाइपिंग करवाते थे बस, और भेज देते थे घर। तो वो हमने फ़ोन लगाया, जब सैलरी का टाइम आया तब पता चला कि उनको जेल हो गई है करके। किसको जेल हो गई? जो सर है राकेश सर, उनका असली नाम तो नहीं पता है, पर राकेश सर के नाम से जानते हैं हम। दरअसल कुल 6 से 7 लोगों से ये ठगी हुई है। अब ठगे हुए, ठगी का शिकार हुए लोग पुलिस पर भी आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना कि कई बार आवेदन निवेदन करने के बावजूद उनकी नहीं सुनी गई, और जो की पर्सन महिला है जिसका नाम ये विनीता बता रहे हैं, जिसके माध्यम से वो इस जालसाजी में फंसे हैं, जिसने उनको ये अकाउंट नंबर दिए थे, नामजद आवेदन देने के बावजूद, जो थाने पर बयान हुए उसमें नामजद उल्लेख करने के बावजूद
एफआईआर में उसका नाम नहीं है, बल्कि खाता नंबरों को आरोपी बनाया गया है। पुलिस पर यह आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस मिलीभगत कर रही है और मुख्य किरदार को बचा रही है। पहले यह आरोप सुन लीजिए। उसके बाद फिर देखा कि इन्होंने नहीं करा तो फिर हमने शिकायत करी, थाने में भी करी, कलेक्टर ऑफिस में भी करी, अलीराजपुर में एसपी के यहाँ पर भी करी, फिर सब जगह रिपोर्ट करी। तो सर जो भी आया टीआई आया उसने न सुना प्रभु। और इन्होंने क्या करा कि विनीता डावर से रिश्वत ले लेके और वो हमारे खिलाफ ही बोले, पर वो हमारा सपोर्ट नहीं करा प्रशासन ने। सर हमने विनीता डावर के, जबकि हमको विनीता डावर ने ही बोला था, तो उसी के नाम से उसी ने हमको सारे खाते नंबर दिए थे। सर हम तो उनको किसी को भी नहीं जानते थे, जानती तो यही थी। इसने ही बोला था कि मैं मेरे बेटे को लेके एक दिन वहाँ रुक के आई, मैं उसको जानती हूँ, मेरे पहचान वाले हैं, मैं आपको रिटर्न करवा दूंगी सारा पैसा। और जब एफआईआर में हमने इसका नाम लिया तो एफआईआर जब प्रशासन ने दी तो उसमें किसी का नाम है, अज्ञात व्यक्ति के नाम पे एफआईआर पकड़ा दी। और फिर एफआईआर यानी 1.5 महीने पहले की थी, अगस्त 30 तारीख की, और मुझे हमें अभी दी इन्होंने 15 तारीख को सर, 1.5 महीने के बाद दी। जी पुलिस के एक्शन से संतुष्ट नहीं है सर। हमको तो हमेशा हम कितने दौड़े, 1 साल भर से दौड़ रहे सर, पर झूठा आश्वासन देते और उन लोगों से पैसा ले लेते विनीता डावर से, और बस हमको समझा देते कल होगा परसों होगा, आपका कार्य हो रहा है, ये हो रहा है, और कुछ नहीं हुआ। पुलिस में एफआईआर की पर कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर हम लोगों ने ऑनलाइन शिकायत भी करी, तब पुलिस वालों ने हमको बुलाया था वापस और बोला कि हम कर देंगे काम, आप ये ऑनलाइन शिकायत वापस ले लो। तो हमने वापस ले ली शिकायत। उसका नाम ही नहीं है सर, और जिनका नाम है वो तो अज्ञात है, हम तो पहचानते ही नहीं है, कभी देखा ही नहीं है उनको, सिर्फ फ़ोन पे बात हुई है उनसे। पुलिस की कार्रवाई से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है हम लोग। पुलिस भी हम लोगों को सिर्फ दौड़ा रही है, और एफआईआर भी हमको दी तो किसी विनीता डावर का नाम ही नहीं, और हमने तो बयान में विनीता डावर का नाम लिखवाया था। मेरा नाम सरिता पारगी है और मेरी सास का नाम निशा फेलिक्स है। विनीता डावर वो कुकू जो कि मेरे सास के पास में आई और बोली कि आपकी बहू ने जीएनएम का ट्रेनिंग कर रखा है, तो मैं उसे रेलवे में जॉब लगा दूंगी। रेलवे में जॉब लगाने के नाम पर उन्होंने 7.5-8 लाख रुपए मांगे, जो कि मेरी सास ने कहा ठीक है रेलवे में जॉब लग जाएगी करके उन्होंने एक्सेप्ट किया। और उन्होंने पहली किस्त अलीराजपुर से डाली और 2 किस्तों को उन्होंने जोबट बैंक से डाला। उसके बाद में मेरे पास एक मेल आया। मेल आने के बाद में जब मुझे यहाँ ट्रेनिंग पीरियड में लाया गया, तो यहाँ पर ट्रेनिंग पीरियड के नाम पर कुछ नहीं हो रहा था। 1 घंटे का हम लोगों को रेलवे स्टेशन पर ट्रेनिंग दिया जा रहा था। उसमें एक मैडम आकर 1 घंटा पढ़ाती थी और चली जाती थी, कुछ नहीं हो रहा। फिर थोड़े दिन बाद जब उन्होंने फिर मुझे ब्लड सैंपल लेने के लिए अलग अलग जगहों पर भेजा, कभी भोपाल जंक्शन पर, कभी प्राइवेट हॉस्पिटलों के बाहर। जब मैंने कहा कि ब्लड सैंपल बाहर क्यों लिया जा रहा है, अंदर वार्ड में क्यों नहीं ले रहे हैं, तो इसके लिए जब मैंने ऑब्जेक्शन, तो वो मुझे डांटते थे, बोले ट्रेनिंग पीरियड ऐसे है, इसलिए आपको ऐसे ही करना होगा। जब पूरा हो जाएगा, ट्रेनिंग पूरा हो जाएगा, तब आपको रेलवे में जॉब मिल जाएगी। अभी आरोप भी गंभीर थे और मामला चूंकि भारतीय रेलवे से जुड़ा हुआ था, तो हम पुलिस के पास पहुंचे। हमने इलाके के एसडीओपी नीरज नामदेव से बातचीत की। हमने उनसे पूछा कि आखिर विनीता नाम की जो महिला जो कि शिकायतकर्ताओं के द्वारा आरोपित की जा रही है, उसका नाम एफआईआर में क्यों नहीं है और इस मामले में पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है। सुनिए एसडीओपी साहब का जवाब। देखिए, ये जोबट के लगभग 7 आवेदन पत्र पुलिस को प्राप्त हुए थे और पुलिस ने जांच करके इनमें प्रथम दृष्टया जो है अपराध क्रमांक 419/24 धारा 420-34 के अंतर्गत पंजीबद्ध किया था। इसमें प्रशांत उर्फ विकास जो कोलकाता निवासी है और एक सनलाइट केयर और संपा नंदी, इस टाइप से ये अलग अलग इसमें आरोपी बनाए गए हैं। और इसमें मूल रूप से ये विषय था कि रेलवे की नौकरी लगाने के नाम पे इन्होंने लोगों को झांसा दिया और उसमें
शुरू में इनको वेतन भी दिया है। वेतन जो है वो फ़ोन पे के माध्यम से ये लोग देते थे, ताकि लोगों को यकीन हो जाए कि हमारी नौकरी पक्की हो गई है। और उसके बाद वो अन्य लोगों से भी बोलते थे कि आपके परिचित में कोई और व्यक्ति हो तो उसको भी हमसे संपर्क कराइए। तो इस तरीके का ये पूरा मामला है। अभी वर्तमान में पुलिस इसमें विवेचना कर रही है, और इसमें अन्य जो आरोपी यदि विवेचना के दौरान आते हैं तो पुलिस उनको भी आरोपी बनाएगी, और इसमें यदि और कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्राप्त होते हैं तो इसमें अन्य धाराओं का इजाफा भी किया जाएगा। तो अधिकांश शिकायतकर्ता का आरोप है कि विनीता डावर नाम की एक महिला है, उसके माध्यम से उनके साथ फ्रॉड हुआ, उसी ने खाते दिए। बयानों में भी आया है, लेकिन एफआईआर में उसका नाम नहीं है। हाँ, मैंने जैसे आपको बताया कि इन सभी विषयों की, इन बिंदुओं की पुलिस अभी जांच कर रही है कि विनीता जो है इन लोगों से कैसे संपर्क में आई, या अन्य लोग कैसे संपर्क में आए। और इसमें यदि ये तथ्य पाए जाते हैं कि विनीता का भी इसमें समान रूप से अपराध है तो उसको भी आरोपी पुलिस बनाएगी। तो आपने इस पूरे मामले को देखा। अगर भारत सरकार की भारतीय रेलवे के नाम पर कोई गैंग इस तरीके की ठगी कर रहा है तो ये एक बड़ा सवाल है। सवाल ये भी है कि अगर 1 साल पहले से भारतीय रेलवे में नौकरी दिलवाने के नाम पर शिकायतें सामने आ रही थी, तो 1 साल क्यों लग गए पुलिस को मामले की जांच करने में है। जब सारे आरोपी एक महिला किरदार का नाम का जिक्र कर रहे हैं तो उसका नाम एफआईआर में क्यों नहीं है? क्या उसको भी विक्टिम बताकर सुरक्षित निकालने की कोई तैयारी है, या फिर आगे जाकर सबूतों के आधार पर ये सारी चीज़ों का खुलासा होगा? सिविल लाइव के पास कुछ ऑडियो भी मौजूद हैं, लेकिन पुलिस की जांच प्रभावित न हो उसके लिए फ़िलहाल हम उसे जारी नहीं कर रहे हैं। अगले कुछ अंकों में आप उन ऑडियो को भी सुनेंगे, जिसमें साफ जाहिर होता है कि कौन आखिर इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड है, कौन मुख्य किरदार है, और तार कहां कहां से जुड़े हुए हैं। इस पूरे मामले पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर आ रहा है। अगर आप भी इसी तरीके के किसी गैंग का शिकार हुए हैं रेलवे में नौकरी दिलवाने के नाम पे, या आबकारी में, या किसी में भी, तो संपर्क कीजिएगा इन नंबर पे। ये व्हाट्सएप नंबर भी है और मेरा मुख्य नंबर भी है। इस पे आप हमें सूचना दे सकते हैं, हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे।